अभी आ रही है आवाज? अरे हाँ। देखो कैसे कैसे काम हो जाते कि बस सब कुछ खुला हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था, बटन बटन सब ऑन थे। हाँ, अभी आ रही है आवाज, एक बार बताइए। मैं भी ना लंबी चौड़ी बातें कर गया, पता नहीं कहाँ कहाँ तक की क्या क्या बता गया आपको। हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है आवाज, बताइए। ओके है, अभी तो कोई इशू नहीं है। हाँ मेरे साथ में हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ, अरे अब तो आ गई है, हाँ ओके। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ दोबारा से। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग भारतीय न्याय संहिता को सीखने का, जानने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि कानून की इन बारीकियों को समझने का प्रयास करिए, एक रुचिकर ढंग से, एक इंटरेस्टिंग वे में, और एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ इनको अपने भीतर आत्मसात करिए। क्योंकि यदि आप केवल परीक्षा में इन प्रश्नों को सॉल्व करने की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। बट अगर आप इसको जानेंगे कि भाई एक्चुअली में अपराध की परिभाषा क्या होती है, विभिन्न जो अपराध हैं, कब कहा जाएगा कि हत्या हो गई, कब कहा जाएगा आपराधिक मानव वध हो गया। देखो, एक होता है कल्पेबल होमिसाइड जिसको आपराधिक मानव वध कहा जाता है, एक होती है हत्या जिसको होमिसाइड या मर्डर कहा जाता है। दोनों के परिणाम में किसी व्यक्ति की ही मृत्यु होती है, परंतु दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि कब कोई एक्ट कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा और कब कोई एक्ट मर्डर बन जाएगा। इन सब बारीकियों को समझिए। अभी कहीं से सामान उठ गया, हम कह देते हैं चोरी है, पर चोरी किसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उन चीजों को जानने का प्रयास करिए। आप में से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई या बहन या बच्चे, जो भी आप कहना, जो मैं आपको संबोधित करना चाहूं और जो भी आप अपने लिए रखना चाहें, उनके लिए ये कानून जो है ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और बहुत मजा आ रहा होगा। तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने सेक्शन 2(8) तक समझ लिया था, अब हम उससे आगे चलते हैं और मैं प्रॉपर समय दे रहा हूं। हाँ हाँ, मैं प्रॉपर समय आपको दे रहा हूं जिससे आप अगर चीजों को चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, वहां पर आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा पूरा पूरा मुझे आपका आपका विश्वास है। ठीक है, चलिए। तो लास्ट हमने 2(8) तक समझ लिया था। आज सेक्शन क्या है, अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाऊं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक्चुअली में आईपीसी से बीएनएस में आने में क्या क्या अंतर हुआ है। पहली बात तो आईपीसी में 511 धाराएं थी, यहां पे 358 हो गई है। तो 358 कैसे हो गई है? कुछ जो थी, कुछ जो इररिलेवेंट थी, उनको हटा दिया गया है। और बहुत सारी धाराएं जो आप देखो आईपीसी 25, आईपीसी सेक्शन 25 तक जो फैली हुई थी, उसको उठा करके अब सेक्शन 2 के अंतर्गत ही ले आए हैं। यानी कि बहुत सारी धाराएं जो लगभग 70, 80, 90 तक फैली हुई थी, उनको समेट करके लाए और शुरू की कुछ धाराओं में पॉइंट बना करके डाल दिया है। एक्चुअली में बस धाराओं के नंबर चेंज हुए हैं, माल मसाला उतना ही है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी गई है, जैसे सेक्शन 2(3) हमारा था, बालक की परिभाषा है, जैसे हमारा सेक्शन 111, 112, 113 और डिफरेंट सेक्शंस हमारे इस तरह से ऐड किए गए हैं। तो आज का हमारा जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 29, जो बात करता है कपट पूर्वक। देखो, इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि बेईमानी, सीधे पूछ लेगा बेईमानी की परिभाषा कौन सी धारा में है, सीधे ही पूछ लेगा कि कपट की परिभाषा कौन सी धारा में है। तो आपको ना ये धाराएं ना ये याद रखनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेंगी, या आप एक मान लीजिए इनको रट लेना होगा। आपको क्या करना होगा? इनको रट लेना होगा। तो कपट की परिभाषा या कपट पूर्वक की परिभाषा है ना, फ्रॉडुलेंटली की परिभाषा किसमें दी गई है? आपको सीधे बोलना पड़ेगा सेक्शन 29 में। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट धारा है तो मे बी इसके दिमाग में आ जाए, देखूं कि बच्चे को ये बात पता है कि नहीं, कि भाई आपकी कपट की परिभाषा बीएनएस में तो सेक्शन 29 में दी गई है, आईपीसी में कौन से सेक्शन में दी गई थी? तो आईपीसी के सेक्शन 25 में इसको बताया गया था। अब कपट पूर्वक की परिभाषा क्या होती है? फ्रॉड। देखो, कपट जो है यहां पर आप देख सकते हैं, कपट के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड करने को ही कपट कहते हैं। और फ्रॉड क्या होता है? धोखाधड़ी करना ही तो फ्रॉड होता है। किसी को बेवकूफ बना देना, बेवकूफ बना करके उसकी कोई चीज को आपने ले लिया, ठग लिया। हालांकि ठग जो शब्द है, जैसे भी आप जाते हो तो आपको बेवकूफ बनाया, आपके साथ फ्रॉड कर लिया, आपको ठग लिया। तो ठग शब्द जो है वो
आम बोलचाल की भाषा में फ्रॉड के लिए यूज होता है, पर आप आगे जब जाएंगे तो आपको ठग शब्द की मूल परिभाषा पता लगेगी। ठग उसको कहते हैं जो क्या काम करता है, बच्चा चोरी जैसा काम कोई कर रहा है, जैसे एक स्पेशल बात है, अगर बच्चे चोरी करता है, या क्या काम करता है, किसी को हत्या करने में सहायता करता है जब किसी का अपहरण किया जा रहा हो, ये परिभाषा दी जाती है ठग की, है ना, ये होता है ठग। परंतु आम बोलचाल की भाषा में जब किसी के साथ में कोई फ्रॉड होता है तो फ्रॉड आदमी को ठग बोल दिया जाता है, फ्रॉस्टर को ठग बोल दिया जाता है, ठीक है, ये ठग है। तो कपट का मतलब आपका सीधे सीधे क्या है, ठग है। तो यहां पर इसकी परिभाषा में दो ही शब्द लिखे गए हैं, कपट करने के आशय से किया गया कार्य, फ्रॉड करने के आशय से, फ्रॉड करने की इंटेंशन से जो भी काम किया जाता है उसको कपट पूर्वक कहा जाता है या उसको फ्रॉडुलेंटली कहा जाता है। और कपट क्या है, धोखाधड़ी करना, यह है ना, धोखाधड़ी करना कैसे, झूठ बोलकर। तो जब भी कोई आदमी फ्रॉड करता है तो एक्चुअली में वो क्या कर रहा होता है, वो धोखाधड़ी कर रहा होता है। और धोखाधड़ी कभी भी सच बोलकर नहीं हो सकती है, धोखाधड़ी हमेशा झूठ बोलकर के ही होती है, इस बात का ध्यान रखिए। आपके पास अगर कोई ठग आ जाए और कहने लगे कि भाई साहब मेरे को आप पैसे मत देना, मैं आपको बेवकूफ बनाने वाला हूं, आप उसको दो चाटे पहले रसीद कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा समझना है, कपट करने के आशय से किया गया कोई भी एक्ट क्या कहलाता है, फ्रॉडुलेंटली कहलाता है। और कपट के लिए आप क्या कह सकते हो, कपट को अंग्रेजी में फ्रॉड कहा जाता है, कपट को अंग्रेजी में फ्रॉड कहा जाता है। और कपट के बारे में क्या क्या कह सकते हो कि झूठ बोलकर धोखाधड़ी करना कपट कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, झूठ बोलकर कपट करना, झूठ बोलकर कपट करना। आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात थोड़ी समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ हाँ, नितिन सागर सर आप बात ज्यादा करते हो यार। मैं नितिन, मेरा ना मतलब मतलब मुझे ना इंटरप्ट मत करो। अब मैं जब से क्लास में घुसा हुआ हूं मैं सब पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, सब चीजें क्लास के अंदर होती हैं, ठीक है। तो आराम से बैठ करके पढ़िए और फालतू की बातें मत करिए प्लीज। एक हफ्ते बाद क्लास चली है, एक एक शब्द जो बोला जा रहा है वो क्लास के इन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोला जा रहा है। आपको अगर इस बात की सभ्यता नहीं है, सलीका नहीं है, बोलने का पता नहीं है, तो चुपचाप बैठिए थोड़ी देर। ये नहीं, ज्ञान मत दीजिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वो बताइए। ये मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज को मैं पिछले 4-5 महीने से देख रहा हूं और लगातार ऐसे कमेंट आते रहते हैं क्लास में। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो ये आपकी मर्जी है, बट बैठिए और तरीके से पढ़िए। ये अनुशासन करने वाली चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ध्यान से देखिए, कपट क्या होता है, झूठ बोलकर कपट करना, झूठ बोलकर धोखाधड़ी करना, झूठ बोलकर धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी करना। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। मैं मिट्टू तोते की तरह से नहीं पढ़ा सकता हूं कि किताब में जो चीज लिखी है वही, मैं रियल लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल देकर के चीजों को बताने का प्रयास करता हूं, जिससे क्लास इंटरेस्टिंग बनती है, बच्चों को समझ में आता है। आपको क्या पता है हमारे बारे में, आप रिजल्ट देख लीजिए। आप जब भी गुरुजनों की कृपा से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं और बच्चे पढ़ते हैं तो उनको रिजल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में आती है चीजें। समझ में क्यों आती है? वो समझ में इसलिए आती है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्लास में भरे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला था पर बस क्या कहूं, आपको बेवकूफ भी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे स्वभाव में वो चीज नहीं है। ठीक है, आगे सेक्शन 210 बात करता है लिंग की। देखो, लिंग जो शब्द होता है, आपने देखा होगा, लिंग जो शब्द है वो आप व्याकरण में भी पढ़ते आए होंगे, व्याकरण में भी आप लोग देखते आए होंगे। तो व्याकरण में आप लोगों ने उस चीज को देखा होगा, व्याकरण में आपने उस चीज को समझा होगा। लिंग क्या है? लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्रतीक, है ना, प्रतीक हो सकता है किसी चीज का, चिन्ह कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो? चिन्ह है, और इसी को निशान बोला जाता है। तो किसी चीज के प्रतीक को, किसी चीज के चिन्ह को और किसी चीज के निशान को आपका लिंग कहा जाता है। ये शाब्दिक अर्थ है। देखो, जब भी शिवलिंग की बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो बड़े अजीब लोग हैं, हिंदू लोग तो बड़े अजीब लोग होते हैं, ये शिव के लिंग की पूजा करते हैं। तो लिंग की पूजा, लिंग मतलब ये पुरुष के जननांग का प्रतीक नहीं है। लिंग की पूजा करने का मतलब क्या है? शिवलिंग, शिव के प्रतीक की पूजा, शिव के चिन्ह की पूजा, शिव का निशान, यानी जिस चिन्ह को देख करके, जिस
स्थापना को देख करके शिव का स्मरण हो, उसको शिवलिंग कहा जाता है। तो लिंग के बारे में शाब्दिक अर्थ ये है, और लिंग की परिभाषा क्या होती है। अब जब इसका आशय हम पढ़ते हैं व्याकरण में, तब यह पता लगता है कि लिंग क्या होता है, संज्ञा का ही रूप होता है, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की पुरुष एवं स्त्री जाति होने का बोध होता है। हिंदी में क्योंकि दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में और अंग्रेजी में 3 लिंग होते हैं, उभय लिंग, वो आपका न्यूट्रल जेंडर भी होता है। तो पर अगर हम यहां पर कानून में देख रहे हैं, तो कहीं पर लिंग शब्द यदि प्रयोग होगा तो उसका मतलब पुरुष से भी होगा, उसका मतलब स्त्री से भी होगा, और उसका मतलब उभयलिंगी से भी होगा, है ना। ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी मतलब ट्रांसजेंडर, एक तरह से ट्रांसजेंडर का मतलब होता है थर्ड जेंडर की तरह से आप ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे जेंडर हैं, LGBTQ++, बहुत सारी कैटेगरीज उसमें बन गई हैं कि एक जो ऐसा है जो पुरुष ही पुरुष से प्रेम करना चाहता है, एक स्त्री और स्त्री से प्रेम करना चाहती है, इस तरह का जो पुरुष से स्त्री, स्त्री से पुरुष बन जाता है, तो तमाम तरह की चीजें उसमें आ जाती हैं। तो कानून में जहां पर भी लिंग शब्द आएगा उसका मतलब पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर तीनों से है। आईपीसी के सेक्शन 8 में इसका जिक्र हुआ था, वर्तमान में बीएनएस के सेक्शन 210 में इसका जिक्र किया गया है। ये बात आप समझिए, ये बात आप जानने का प्रयास करिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है आपकी ये, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो कि आप हो या आपके साथ में कोई छोटा बच्चा है, सपोज करो आपका कोई छोटा बच्चा है, और आपका क्या हो रहा है, आपका कोई दोस्त आया, आपके दोस्त ने क्या काम किया, आप चले गए और बच्चे को वो आपके पास छोड़ गया। तो बच्चा सपोज करो छत पे आप बैठे हुए, बच्चा छत पे से मतलब गिरने वाला था, तो आपने उसको उठाया और थोड़ा सा साइड में बैठा दिया। अब आपको पता नहीं था कि वहां पर क्या था, वहां पर आग रखी हुई है, आपको पता नहीं था वहां पर आग रखी हुई है। बच्चा छत पे गिरने से तो बच गया, बट आग, चूल्हा जल रहा था, उपले जल रहे थे, लकड़ी थी, कोयला था, उसमें हाथ डाल दिया, हाथ जल गए। तो आपका दोस्त कहेगा कि यार भाई तू पागल है, क्या चीज है, तू क्या है, मतलब तूने यार मेरे बच्चे का वो मतलब हाथ जला दिया। भाई आप उसको कहोगे दोस्त एक बात सुन, तेरा बच्चा यहां से गिरने वाला था, मैंने तो सद्भाव पूर्वक ये काम किया था कि बच्चे को साइड बैठा दूं, मेरा ध्यान नहीं पड़ा उधर, वो काम हो गया। तो आपने एक शब्द यूज किया सद्भाव पूर्वक। तो सद्भाव, सद मतलब अच्छा, भाव मतलब भावना, फीलिंग, अच्छी, गुड फेथ, गुड फेथ। तो जब भी कहीं पर यह शब्द आएगा सद्भाव पूर्वक या सद्भावना पूर्वक या विद गुड फेथ, तो इसके क्या मायने हैं। साधारण भाषा में आप इसको कह सकते हो कि भाई मतलब अच्छी नीयत से, किसी का भला करने की नीयत से, किसी का फायदा करने के उद्देश्य से आप कोई भी काम करते हो तो उसको गुड फेथ कहा जा सकता है। पर कानून कभी इस परिभाषा को नहीं मानेगा। अगर आप न्यायालय में खड़े होकर के बात कहेंगे कि मैंने ये कार्य सद्भाव पूर्वक किया था जज साहब, पर हो गया उल्टा, तो सद्भाव पूर्वक यदि आप कोई काम कर रहे हो और आपसे आपके खिलाफ कोई अपराध के आरोप बन जाते हैं तो छूट भी आपको मिलती है। पर न्यायालय ये देखने का प्रयास करेगा कि यदि आप किसी शब्द में, क्या शब्द, किसी कार्य के लिए सद्भाव पूर्वक शब्द प्रयोग कर रहे हो, तो वहां पर 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। यदि कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाएगा तो वहां पर 2 चीजों का होना जरूरी है। वहां पर सम्यक सतर्कता हो, क्या आपने पूरी की पूरी केयर से वो काम किया है कि नहीं किया है, जिस केयर को दिया जाना चाहिए था। सम्यक, सम्यक मतलब जिस केयर की जरूरत थी, और सतर्कता मतलब केयर, ड्यू केयर, विद ड्यू केयर। जब भी आप यह बात बोल रहे हो कि मैंने ये काम सद्भाव पूर्वक किया, सद्भावना पूर्वक किया, किसी का भला करने के लिए किया, तो वहां पर 2 इंग्रेडिएंट, अगर ये मसाला है तो उसके इंग्रेडिएंट, अगर सद्भावना पूर्वक कोई मसाला है तो सम्यक सतर्कता यानी विद ड्यू केयर और सावधानी, पूरी की पूरी सावधानी आपने बरती कि नहीं। अगर इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट मिस हुआ तो आपका मैजिक मसाला या सीक्रेट मसाला बनकर के तैयार नहीं होगा, जो कि है सद्भावना पूर्वक। तो सद्भाव पूर्वक जब भी आप बोल रहे हैं तो आप कोई काम, इस बात को आश्वस्त करें कि आपने पूरी केयर के साथ उसको किया है, और जो जो सावधानी उसमें बरती जानी चाहिए थी आपने वो बरती है कि नहीं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो कहा जाएगा आपने कोई भी कार्य सद्भाव पूर्वक किया है, विद गुड फेथ किया है। इज दैट क्लियर? बताइए, समझ में आ गया आपको? हम्म हम्म हाँ बताइए, समझ में आ गया? हाँ बताइए दोस्तों। हम्म बताइए दोस्तों, समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं, बहुत सारा पढ़ेंगे आज। सद्भाव पूर्वक समझ में आ गया?
कि सद्भाव पूर्वक, जब भी सद्भाव पूर्वक आएगा दो बात दिमाग में रहनी चाहिए, कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया हुआ तभी माना जाएगा जब विद ड्यू केयर हो और जब पूरी की पूरी सावधानी उसमें बरती गई हो, है ना, अटेंशन पूरी दी गई हो। हाँ बताइए। अच्छा कांस्टेबल बैच से बच्चे आज, अच्छा अच्छा, ये कोई मतलब कॉम्बो टाइप हो रखा है क्या? मुझे जानकारी थोड़ी कम है इस बारे में। हम्म, बताइए, समझ में आ गया। आईपीसी की धारा जहां जहां बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप। हाँ समझ में आ गया, एक बार बताइए मुझे फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हैं। अगली धारा देखिए, सेक्शन 212 क्या कहेगा, सीधे ही आपको पूछेगा कि सरकार की परिभाषा किसमें दी गई है, कि सरकार किसको कहते हैं। तो सरकार की परिभाषा आपकी सेक्शन 212 में दी गई है। सरकार से मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट से भी है, दोनों से भी है। यानी सरकार का मतलब जैसे हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं डिफरेंट एक्ट्स में, समुचित सरकार, है ना। सरकार का मतलब क्या है बेटे, यहां पर समुचित सरकार से है, किससे है, समुचित सरकार से। और समुचित सरकार की परिभाषा या पेपर में सीधे आएगा सरकार की परिभाषा, तो यू विल हैव टू टेल देम कि सेक्शन 212 ऑफ द बीएनएस आपकी बात करता है सरकार की, गवर्नमेंट की परिभाषा। और गवर्नमेंट से मतलब किससे है, गवर्नमेंट से मतलब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है और आपके स्टेट गवर्नमेंट से भी है ना। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ध्यान रखना है, दोनों को अच्छे से आपको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक धारा जो है मैं पढ़ाई वो रहा हूं आपको जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये ज्यादातर क्या है, ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संशय देना, है ना, हार्बर करना, है ना, संशय देना, हार्बर करना, यानी कि किसी को शरण देना, ठीक है, किसी को शरण देना, शरण देना। अब अगर सपोज करो क्या हुआ, शरण देना, हार्बर, शरण देना, संश्रय देना, आश्रय देना, है ना, आश्रय, आश्रय देना, ये सब एक ही बात है। आश्रय देना, इसी को आप आसरा देना कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आसरा देना कह सकते हो। तो कानून में बात बिल्कुल आती है, बिल्कुल समझी जाती है। तो आप एक चीज थोड़ी सी ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। सपोज करो आपका भाई है, मान लिया, समझ लिया, क्योंकि दोस्त को तो कह सकता है निकल रहे यहां से, मेरे को फंसवाएगा क्या, पर भाई को नहीं बोल सकते। सपोज करो छोटा भाई है और उससे कोई अपराध बन गया है, मारपीट कर आया कहीं पर, है ना, या कोई बड़ा अपराध कर दिया, कोई कृत्य कर दिया, कुछ भी, तमाम तमाम एक्ट हैं, तमाम अपराध हैं, और पुलिस पीछे पीछे भागी आ रही है। तो आपका भाई, भाई मुझे बचा ले यार, मुझे ना पुलिस पकड़ने आ रही है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे, और वो पूछेगा, आप पूछोगे भाई क्या किया तूने, भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो एक पल के लिए आप भी क्या करोगे, उसको कहोगे एक काम कर, यहाँ पे छुप जा, इसके नीचे, यहाँ रजाई के नीचे छुप जा, पुलिस आएगी मैं कह दूंगा यहाँ नहीं है वो, पता नहीं सुबह से आया नहीं। तो ऐसा सामान्य करेगा ना आदमी। तो जैसे ही पुलिस पकड़ने आ रही है और आसरा दिया जा रहा है, यहाँ छुप जा, है ना, ये तमाम चीजें हैं। तो इसको कहते हैं संशय देना, इसी को कहते हैं हार्बर करना, इसी को कहते हैं आश्रय देना, शरण देना। पर कानून में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है और बहुत डिटेल से देखा जाएगा। जब भी बोला जाएगा संशय देना, जब भी बोला जाएगा शरण देना, आश्रय देना, आसरा देना, तो क्या बात लिखी जा रही है कि किसी को संशय देना माना जाएगा यदि कोई किसी को, है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्या दे रहा है, आश्रय दे रहा है, यानी कि ठिकाना दे रहा है कि भाई ठीक है तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है, एक काम करो तुम कुछ दिन मुजफ्फरनगर आ जाओ, हमारा वहां पर गोदाम बना हुआ है, उस गोदाम में आराम से रहो, वहां आम आदमी की पहुंच भी नहीं है, वहीं तुम्हारा खाना पानी इत्यादि पहुंचा दिया जाएगा। तो आश्रय, रहने का स्थान देना, उसे भोजन देना, आपने किसी भागे हुए अपराधी इत्यादि को भोजन दे दिया, पेय पदार्थ दे दिए, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह इत्यादि आप प्रोवाइड करा रहे हो, उसको पैसे प्रोवाइड करा रहे हो, धन दे रहे हो, उसको कपड़े प्रोवाइड करवा रहे हो, है ना, आप उसको आयुध यानी कि आर्म्स, उसको आप हथियार, ले भाई तू मेरा कट्टा ले जा, ले भाई तू मेरा ये रिवॉल्वर ले जा,
कि जैसे ही आएगा ना सीधे ठोकना है, ढचक्याऊं एकदम। तो एकदम से आप अगर किसी को आर्म्स दे रहे हो और गोला बारूद दे रहे हो, गोला का मतलब एम्यूनिशन से है, गोला मतलब वो नहीं कि तोप का गोला उसको दे दिया है, एम्यूनिशन जो भी हथियार आप दे रहे हो, हथियार के साथ में गोली दे रहे हो, कार्टेज दे रहे हो, कारतूस दे रहे हो, तो ये चीज, और साथ में वाहन देता है, ठीक है। तो यदि कोई किसी व्यक्ति को आसरा देता है, रहने की जगह देता है, भोजन देता है, पीने के लिए कुछ देता है, पीने के लिए कुछ भी, शराब भी दे सकता है, धन दे रहा है, कपड़े दे रहा है, आर्म्स दे रहा है, एम्यूनिशन दे रहा है और व्हीकल प्रोवाइड करता है, तो माना जाएगा कि वह उस व्यक्ति को आसरा दे रहा है, संश्रय दे रहा है, हार्बर कर रहा है। और साथ में एक पॉइंट और है, पकड़े जाने से बचने के लिए सहायता करता है। कि कोई आ रहा है, जैसे अभी पहले वाला एग्जाम्पल, कि आपका भाई आपके पास आया, दोस्त आया कि मेरे के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है, तू यहां से छुप जा या पीछे के रास्ते निकल जा, मैं रोकता हूं पुलिस को, यहां पर रोकता हूं या बोल दूंगा यहां पर वो आया नहीं है। तो पकड़े जाने से, पुलिस के द्वारा पकड़े जाने से बचाने के लिए हेल्प करता है, तो माना जाएगा कि वह संशय देने का अपराध करता है, वह हार्बर करने का प्रयास करता है, हार्बर देने का, उसको आश्रय शरण देने का प्रयास करता है। अब एक बात सामान्य है, बाकी स्थितियां तो ठीक है। अगर सपोज करो पति अपराधी है और पत्नी घर में रह रही है, ठीक है, पति अपराधी है, पत्नी घर में रह रही है, और एकदम से पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद उसने पूछा ठक ठक ठक, तो अपराधी कभी गेट नहीं खोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। तो एकदम से पुलिस आए, हाँ भाई वो है क्या, तो पत्नी एकदम कहेगी नहीं जी वो तो यहां नहीं है, तो स्वाभाविक वो बोलेगी, स्वाभाविक बोलेगी। तो जैसे झूठ बोल दिया, तो यानी कि पुलिस से पकड़े जाने से बचने के लिए सहायता करी, तो क्या वह पत्नी संशय देने की दोषी मानी जाएगी, है ना, या इतने वो बातों में उलझाए रखेगी, वो पीछे से कूद करके भाग जाएगा। एक हमारे ही क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति था जो अपराधी किस्म का था, और एक घर में रहता था, वह व्यक्ति अजीब सी जगह रहता था। तो उसने अपने घर के पीछे क्या लटका रखा था, रस्सी लटका रखी थी। जैसे ही पुलिस आती थी उस रस्सी पे से कूद करके 2 मंजिले पे से और खेत में कूद जाता था पीछे और भाग जाता था। इतने पत्नी उलझाए रखती थी पुलिस को, पुलिस फिर अंदर आती थी, थोड़ी छानबीन करती, देखती, तलाशी करती, तो कुछ नहीं मिलता। कहते ठीक है बहन जी आप सही कह रही हो। एक दिन क्या हुआ कि पुलिस आई और वो पीछे की रस्सी वहां थी नहीं, तो वो 2 मंजिले पे से ही कूद गया व्यक्ति और खेत में सीधे पैर लगे, ठुक गए पैर। तो ऐसे ऐसे हाथ से चलता हुआ आया था, हमने भी देखा था। ऐसा भी आपका मामला था। हाँ ठीक है, तो अगर कोई आश्रय दे रहा है, भोजन दे रहा है, पेय इत्यादि सब दे रहा है, पुलिस से पकड़े जाने के लिए सहायता कर देता है, परंतु एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पति और पत्नी आश्रय देने के दोषी नहीं होंगे। किसके? पति और पत्नी आश्रय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे। यदि पति अपनी पत्नी को बचाता है पुलिस से पकड़ने के लिए, और पुलिस पत्नी अगर बचाती है पति को पुलिस से पकड़वाने से, तो ये आश्रय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे। ये पेपर में पूछा जाता है कि क्या पति और पत्नी संश्रय देने के दोषी होंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और सेक्शन 213 इसके बारे में आपको बताता है। बहुत मजा आएगा आपको, समझिए और अच्छा जानने का प्रयास करिए। हाँ 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 ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन 214 आ जाएगा। ठीक है, 214 आ जाएगा जो क्षति की परिभाषा बताता है। क्षति 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 को क्या कहा जाता है? आप सामान्य भाषा में इसको नुकसान कह सकते हो। ठीक है, एक तरह का नुकसान कह सकते हो, पर इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो इंजरी है ना, इंजरी है। तो जहां कहीं पर भी आगे चलकर बीएनएस में क्षति शब्द का प्रयोग होगा, इसका क्षति शब्द का प्रयोग होगा, तो उससे आपको क्या अर्थ निकालना है? नुकसान, तो किस तरह का नुकसान? तो यहां पर आपको एक बात बताई गई है कि 4 तरह का नुकसान किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे। कल भी हमने देखा था कि अपराध होने के लिए 4 चीजें होनी जरूरी हैं। पहले ह्यूमन होना जरूरी है, फिर बैड इंटेंशन होनी जरूरी है, फिर उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए कोई एक्ट करना जरूरी है, और उस एक्ट के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को या समाज को कोई ना कोई क्षति होनी चाहिए, नुकसान पहुंचना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। तो वो इंजरी कितने टाइप की हो सकती है, ये पूछ सकता है कि क्षति कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, क्षति कितने प्रकार की हो सकती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजरी, है ना, कितने प्रकार की क्षति हो सकती है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि 4 प्रकार की क्षति हो सकती है। पहली तो किसी को बॉडीली इंजरी हो सकती है, शरीर की क्षति हो सकती है ना, या आदमी डेथ कर जाए, मर जाए, या हार्ट टूट जाए, चोट लग जाए, गंभीर चोट हो जाए, कुछ भी बॉडीली
इंजरी होनी चाहिए। दूसरी, मन की क्षति भी क्षति मानी जाती है, क्योंकि आप एक चीज देखते होंगे, हम लोग पढ़ के आए, बहुत गंभीरता से लेक्चर को सुना करो, जानने का प्रयास किया करो, क्यूरियोसिटी, मजा लिया करो लेक्चर का, मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, जैसे अगर आप कहेंगे कि शरीर को ही नुकसान होगा तभी अपराध माना जाएगा, तभी नुकसान माना जाएगा, नहीं। अगर आपको, जब आप पढ़ते हैं और आपका नंबर नहीं आता, तो मोहल्ले वाले कहते हैं अरे भाई कितने दिन हो गए कहीं आया नहीं क्या तेरा नंबर, तो उस समय शरीर पर तो कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान कहां पहुंचता है, मन को नुकसान पहुंचता है, चोट लगती है अंतःकरण में, है ना, हृदय जो कोमल है उसमें चोट लगती है। तो चोट लग रही है बाबू, तो चोट तो नुकसान ही करती है ना। और हमने क्या पढ़ा था घरेलू हिंसा के अंतर्गत, कि शारीरिक क्या होना चाहिए, शोषण होना चाहिए, लैंगिक शोषण होना चाहिए, आर्थिक शोषण होना चाहिए, और मौखिक एवं भावनात्मक शोषण होना चाहिए। ये चार चीजें हमने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो भावनात्मक शोषण यानी कि मन का भी नुकसान होना चाहिए। अगर कोई कह देगा आए कहारी बहू सुन नहीं रही है, तो लड़की लड़की पैदा कर दे, यहां एक छोरा ना जाम सकी, तो अगर किसी महिला को ये बार बार बात बोली जाती है 2-3 लड़कियां होने के पश्चात, तो उसको मानसिक रूप से कितना कष्ट होगा। या किसी लड़की को ये बात कही जाती है कि तुम्हारे घर में तो सब भिखमंगे ही थे, अब आके तू देख रही है ना, तेरी माँ ने तेरे को क्या सिखाया है, ये बात किसी लड़की को बोली जाएगी, तो उसको क्या शरीर में कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, उसको मानसिक रूप से परेशानी हो रही है। तो क्षति जो है वो शरीर की भी हो सकती है, माइंड यानी मन की क्षति भी हो सकती है। तीसरी, अब आप हम तो लोग सामान्य हैं, पर हमारी भी कुछ इज्जत है, जैसे ओ इज्जत पे हाथ नहीं डालने कर रहे, ठीक है, सीधी सीधी बात है। और हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं। फिल्म स्टार्स को तो मैं सच बताऊं ना, जितना सिर पे चढ़ा रखा है लोगों ने उतना लायक है नहीं, पूरे पूरे समाज को पथभ्रष्ट मार्ग भ्रष्ट कर दिया है। और बस क्या बताऊं मैं, इनको सिर पे जितना चढ़ा रखा है इनको देखना भी नहीं चाहिए। अगर ये सामने आ जाए तो इनका परित्याग करे, इनकी तरफ देखे तक नहीं, इनकी तरफ देखे तक नहीं, ऐसा इनका हल करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ये जो 90 के दशक में प्यार प्यार पे मूवी बनाई है ना, पूरा प्यार प्यार, है ना, वो लड़की से मिला और लड़की से प्यार हुए, गाने गाए गए, फिर वो शादी करने के लिए चला गया, शादी करने के बाद, शादी करने जैसे गया तो लड़की का पिता खड़ा हो गया, पिता में बूथ बज रहा है, भाई साहब तू काजल से प्यार करने देगा कि नहीं, मैं शादी करूंगा, मतलब लड़की के बाप को ही पिटा जा रहा है ना। वो बाद में कहता जा सिमरन चली जा, इस नालायक के साथ बाद में मत आना, ये कुछ काम धंधा नहीं करता है। तो उसके बाद बस वो चला जाता है, उसके बाद नहीं दिखाते कि कितनी बुरी दिक्कत है, प्यार से पेट नहीं भरता है। तो इन लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए समाज से कि इन्होंने युवाओं को अकर्मण्य बना दिया है। तो मूल बात क्या है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनकी ख्याति यानी रेपुटेशन यानी फेम की भी नुकसान इनको हो सकता है। किसी को कह दिया, किसी बड़े आदमी को, अरे ये तो रेपिस्ट है, इसके तो एमएमएस पड़े हुए हैं, है ना, तमाम है। तो अगर आप इतना बोल भर देंगे, इतने में उसको ठेस पहुंच जाएगी। और चौथी बात है प्रॉपर्टी, संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है, क्षति, संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है, प्लॉट छीन लिया, दुकान छीन ली, मकान छीन ली, मकान तोड़ दिया, है ना, बाग उजाड़ दिया, खेत फाड़ दिया, ऐसी तमाम चीजें कर दी। हाँ हाँ, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जो क्षति है वो 4 तरह की हो सकती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, यानी शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति। और इसको अवैध रूप से जब कारित किया जाता है, अवैध मतलब इलीगल तरीके से, तब वह क्षति कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है सेक्शन 214 में। आगे हम देखते हैं, उसके बाद सेक्शन 216 सीधे पूछेगा न्यायाधीश यानी जज की परिभाषा कहां पर दी गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछ लेता है। ठीक है, सीधे पूछेगा, सीधे पूछेगा, कुछ नहीं। जज तो जज होता है, पूछा जज क्या होता है, उनको तुम्हारा सिर होता है, और क्या होता है जज। हाँ हाँ, अच्छा, पत्नी का तो वैसे भी कभी दोष नहीं होता। हाँ, मेरा स्वास्थ्य में बहुत राहत है अभी, क्योंकि मैंने हफ्ते भर का गैप लिया था। अगर मैं कंटिन्यू रखता तो फिर मुझे लगता है फिर आपका कोर्स छूट जाता और हमारा पढ़ाना भी छूट जाता। मेरे को बहुत सीवियर मतलब दर्द, अटकन और सूजन थी इसमें। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सेक्शन 216 न्यायाधीश यानी जज की परिभाषा बोलता है। उसके बाद सेक्शन 217 लाइफ की परिभाषा बोलता है, जीवन की परिभाषा। और जब भी कहीं पर जीवन शब्द लिखा रहेगा, ये बोल रहा है जीवन, कि जीवन शब्द या लाइफ शब्द कहीं पर भी बीएनएस में लिखा मिलेगा तो लाइफ और जीवन से क्या मतलब है, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग और मानव जीवन से इसका संबंध माना जाएगा। इसका मतलब एनिमल लाइफ से नहीं है। यहां पर जो भी बात होगी वो बात आपकी किससे होगी, हाँ हाँ, यहां पर जो भी बात होगी वो बात होगी किसकी, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। तो सेक्शन 216 न्यायाधीश की बात करता है
और सेक्शन 217 आपकी लाइफ की बात करता है। लाइफ इक्वल टू ह्यूमन लाइफ, इसको ध्यान रखेंगे आप। लाइफ इक्वल टू ह्यूमन लाइफ, लाइफ इक्वल टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। ये अब इंपॉर्टेंट आ गया। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, हमने क्या चीज समझी थी, हमने सेक्शन 1 के अंतर्गत एक बात जानने का प्रयास किया था कि बीएनएस कहां पर लागू होती है, भारत के भीतर किस किस पर, भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, कहां कहां पर, थल सीमा, वायु सीमा, जल सीमा, भारत से बाहर भी, या अपराधी भारतीय हो या पीड़ित भारतीय हो वहां पर भी, भारत से बाहर बैठ करके यदि कोई भारतीय कंप्यूटर रिसोर्सेस को टारगेट करता है, उनके प्रति अपराध करता है, तो उस पर भी लागू हो जाएगी। साथ में यदि भारत में रजिस्टर्ड पंजीकृत कोई जलयान है या वायुयान है, वो विश्व के किसी भी कोने में हो, उस पर चाहे कोई भी अपराध करता है, उसको बीएनएस के दायरे में लिया जा सकता है। बट बीएनएस प्रभावित नहीं कर सकती किसी भी लोकल लॉ को, स्थानीय विधि को, किसी भी विशेष विधि को, और साथ में सेना, नौसेना, वायुसेना के मार्शल लॉ को इफेक्ट नहीं कर सकती। छूट किस किस को मिली हुई है, तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को, विदेशी कोई संप्रभु हो, सॉवरन हो, किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उसको हम इसके दायरे में नहीं ले सकते हैं। साथ में विदेशी सेना हो या विदेशी किसी सरकार का राजदूत हो, उसको इसके तहत छूट दी गई है। पर वहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आई थी लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको रखनी जरूरी है। जब भी आपसे पूछेगा कि स्थानीय विधि क्या होती है, लोकल लॉ क्या होता है, तो इसकी परिभाषा सेक्शन 218 में दी गई है। और परिभाषा क्या कहती है, एक ऐसा लॉ, लॉ को ही देखो ध्यान से सुनना, लॉ अंग्रेजी में कहते हैं, विधि हिंदी में कहा जाता है, और कानून उर्दू का लफ्ज है। ठीक है, ये तीनों की तीनों बातें एक ही हैं, इनको अलग अलग मान करके आपको नहीं चलना है। हाँ, हम्म हम्म, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक ऐसा लो जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू हो, है ना, जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में, स्थानीय, स्थानीय मतलब किसी स्थान में लागू है। क्या है, किसी स्थान में लागू है, किसी स्थान में कोई लॉ लागू है। सपोज करो, यहां पे देखो आप और देखने का प्रयास करो, क्या चीज देखने का प्रयास करो आप इसको, कि जैसे सपोज करो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। ये थोड़ा मोटा हो गया मेरे को लग रहा है घी खा खा करके, पर चलो कोई बात नहीं। सपोज करो ये महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र में ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, ये कोई जगह है जहां पर क्या है, जहां पर कोई इशू आ रहा है, जहां पर कोई प्रॉब्लम आती है लगातार, जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ये कोई एरिया है ना, ये कोई स्थान है, ये कोई एरिया है, और ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है जहां की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इस स्थान की वो प्रॉब्लम हटाने के लिए पहले लोकल बॉडीज को मतलब सॉल्व आउट करने, मतलब उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगी, उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। बट जब उनको पता है कि इस तरह से काम चल ही नहीं रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाया जाता है। तो ऐसा जो कानून है वह स्थानीय कानून कहलाता है, वो लोकल लॉ कहलाता है। और ऐसे कानूनों का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे आप दिल्ली में चले जाएं तो वहां पर कोई पार्किंग लॉ हो सकता है, कहीं पर पार्किंग की बहुत समस्या हो, लोग बेतरतीब तरीके से अपने वाहनों को कहीं पर भी लगा करके खड़ा कर देते हो, जिससे ट्रैफिक जाम संबंधी समस्या आती हो, तो पार्किंग लॉ हो सकता है। या कहीं पर वाटर यूसेज रेगुलेशंस हो कि पानी को किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, कि आप पता बहुत सारे लोग बहुत बेतरतीब तरीके से पानी को खर्च करते हैं और औरों को पानी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह का जो लॉ है, वाटर यूसेज आपका रेगुलेशंस, पार्किंग लॉज, पार्किंग फाइन्स वगैरह, तो इनसे संबंधित जो लॉज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोकल लॉ कहा जाता है। और साथ में समाज के लिए आवश्यक मुद्दे हेतु लाए गए कानूनों को स्थानीय कानून कहा जाता है, जो देश के किसी स्पेसिफिक पार्ट में आपके लगाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको लोकल लॉ कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको, ख्याति क्या होती है? अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्यों नहीं समझ पाते हो। यहां पे ये अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, ये हिंदी में लिखे हुए हैं। अगर आपको ख्याति, मैं बोल भी रहा हूं कि रेपुटेशन, ख्याति, फेम, ध्यान कहाँ रहता है, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई डाउट रहे ही ना, बट आपका ध्यान चला जाता, काजल के पास चला गया, काजल तो सिर्फ मेरी है, हाँ वहां चला गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
बढ़िया मजा आएगा आपको मेरे साथ में भी। बीएनएस में सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है, बीएनएसएस बहुत थका हुआ है, उसको तो मतलब उतने ज्यादा हमको देखने की जरूरत में नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि नर की, है ना, पुरुष की परिभाषा कहां पर दी गई है, मैन की परिभाषा कहां पर दी गई है। तो कोई कहने लगे कि जिसकी बड़ी दाढ़ी हो, है ना, जिसकी छाती पे बाल होए, है ना, और बड़ी बड़ी मसल्स होए, उसको पुरुष कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल गुण हो सकते हैं, पर पुरुष किसको कहा जाता है? अजित सामर्थ्य होवे, अजित सामर्थ्य होवे, कभी ना टूटने का जज्बा होवे, उसको पुरुष कहा जाता है। अब आप बोलोगे एकदम से लड़कियां फंड हो जाएंगी, क्या सर लड़कियों में नहीं होती? लड़कियां और बढ़कर होती हैं। ऐसा सामर्थ्य और ऐसा जज्बा जिस स्रोत से प्राप्त होता है वो तो स्त्री होती है मूल। अभी आधे तो तुम्हें ज्यादा तैयारी करें, हेलो बाबू मेरे पापा भी ना गवर्नमेंट जॉब के मानेंगे नहीं, तुमको दरोगा बनना होगा मेरी खातिर, तो जज्बा तो वहीं से आया है ना भाई, बात समझे? तो पुरुष या मैन की परिभाषा सेक्शन 219 में जहां पर भी पुरुष लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? किसी भी आयु का नर। तो अगर आप किसी से अगली बार मिले तो हाथ मिलाकर पूछे क्या आप नर हैं, तो नहीं भाई मैं नारी हूं, मेरे से बच के रहना। तो किसी को ऐसा पूछा है आपने कभी, हेलो नर आप कैसे हैं, हेलो मादा आप कैसे हैं? कभी बोल के देखना, आपको कितना अजीब लगेगा। तो पुरुष का मतलब क्या निकालना है? किसी भी आयु का नर जो है वो पुरुष के अंतर्गत आपका काउंट किया जा रहा है बीएनएस में। और सेक्शन 220 क्या बोल रहा है? मंथ यानी कि मास, ईयर और वर्ष की बात बता रहा है। देखो भारत में बहुत तरह के कैलेंडर चलते हैं, पूरे विश्व में बहुत तरह के कैलेंडर चलते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ मैं साइड में हो रहा हूँ, देखो मैं अगर ज्यादा साइड में हो जाऊंगा तो फिर मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा और फिर वैसा इंटरेक्शन नहीं बनेगा। आप लिखते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, है ना। चलो ठीक है। देखो भारत में बहुत सारे, जैसे भारत का ही अगर अपना पर्सनल कैलेंडर देखो तो शक संवत है। क्या है? शक संवत है। शक, शक संवत है। संवत का मतलब ईयर सही होता है। और भारतवर्ष में जो सम्मत होते हैं उनकी शुरुआत कहां से होती है? उनकी शुरुआत होती है चैत्र माह से। किससे? चैत्र माह से, जिसको चैत कहा जाता है। ठीक है, अप्रैल का स्टार्टिंग में आता है, यहां से चैत्रीय नवरात्र शुरू होते हैं। तो देखो अगर आप भारतीय कैलेंडर की बात करोगे तो भारतीय कैलेंडर जो है वो मून के ऊपर बेस्ड है, कि मून कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है धरती की, उसके ऊपर बेस्ड है। और जो एक वर्ल्ड लेवल पे कैलेंडर चलता है जिसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, आपने कैलेंडर में ही पढ़ा होगा, ग्रिगोरियन भी कह देते हैं, ग्रिगेरियन कैलेंडर भी कह देते हैं। तो इस कैलेंडर की जो गणना होती है वो सूर्य के हिसाब से होती है, यानी पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है उसके हिसाब से होता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जब भारतीय जो वर्ष है या भारतीय काल गणना जो है वो संवत के ऊपर आधारित है, और भारतीय काल गणना जो आधारित है वो चंद्रमा के रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो यहां पर इसी हिसाब से दो पक्ष होते हैं। एक, जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, एक है ना, पहली तारीख होती है प्रतिपदा जिसको पड़वा कहते हैं, फिर दोज, फिर तीज, फिर चौथ, फिर पंचमी, फिर छठ, फिर सात है, फिर आठ है, फिर नौमी, है ना, फिर दसवीं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चौदस, फिर आपका क्रमशः पूर्णिमा आ जाती है, फिर पूर्णिमा से फिर क्रम घटता है, फिर अमावस्या तक चला जाता है। अमावस्या में चंद्रमा पूर्णतः गायब हो जाता है और पूर्णिमा में पूरा का पूरा चांद आकाश में दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं, पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं? राका कहा जाता है। और वो राका होती किसके कारण से है? वो राका होती है चंद्रमा के कारण। तो राका का जो है ईश, उसको कहा जाता है राकेश। किसका नाम है? चंद्रमा का नाम है राकेश। संधि हो रही है गुण, ठीक है। मंथ और ईयर तो वहां पर उसके हिसाब से गणना रहती है। यहां पर एक बात बोली गई है कि मंथ की और ईयर की जो भी कैलकुलेशन होगी बीएनएस के आधार पर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से रखेंगे, हम शक संवत या विक्रम संवत के हिसाब से उस चीज को नहीं रखने वाले हैं। ये बात आप बहुत अच्छे समझिए, ये बात आप बहुत अच्छे जानने का प्रयास करें। सेक्शन 219 पुरुष की परिभाषा, सेक्शन 220 आपकी मास और ईयर की गणना जो होगी वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होगी। आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं। सेक्शन 221 समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ, मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ।
आपका शुक्रिया, आपने समय दिया मुझे पानी पीने के लिए। मालिक खजूर, ठीक है, खजूर नहीं बोला मैंने, हजूर बोला है। सेक्शन 221 बात करता है चल संपत्ति की, किसकी? मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, सबसे पहले इस शब्द को जान लेना जरूरी है। चल का विलोम क्या होता है? अचल। चल मतलब जो चल सकता है, मूवेबल है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, या जो अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। चल इक्वल टू मूवेबल, संपत्ति इक्वल टू प्रॉपर्टी। तो चल को एक शब्द कहा जाता है आपका जंगम, अंग्रेज एक और शब्द आता है जंगम, और इसका विलोम क्या होता है? स्थावर होता है। ये पेपर में बहुत आता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो पेपर में अगर चल संपत्ति की जगह जंगम संपत्ति भी आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को जब मिला करके पढ़ा जाता है तब पूर्ण ज्ञान का विकास होता है ना। जैसे मुझे कुछ लोग कहने, तुम हिंदी ना पढ़ाया करो, तुम मूल विधि पढ़ाया करो, तो सब चीजें मिलकर के पढ़नी होती हैं। तो चल के साथ में अगर वहां पर पेपर में जंगम संपत्ति भी दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चल और जंगम एक ही बात होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति की बात आएगी, वहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। भूमि, भूमि मतलब कि लैंड, आपकी जो लैंड होती है। आप एक बात बताओ, क्या लैंड को क्या माना जा सकता है? क्या लैंड को चल संपत्ति माना जा सकता है? किसी के पास कोई जमीन है तो वो संपत्ति तो है, क्या वो चल संपत्ति है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, मैं क्यों आप फिर मेरे साथ तफरी के मूड में आ जाओगे कि सर एक दिन में हमारे खेत हैं 10 बीघे, मैं गया वहां पे तो आज वहां पर थे, कल मैं गया वहां पे वहां थे ही नहीं, वो तो 10 किलोमीटर दूर चले गए, फोन करके बताया हेलो मालिक आज मैं इधर हूं। तो ऐसे थोड़ा ही होता है, जमीन तो जमीन है, एक जगह स्थित है। तो भूमि हो या वे चीजें जो भूबद्ध हैं, भू मतलब धरती, बद्ध मतलब अटैच्ड, यानी अटैच्ड टू लैंड हैं, ऐसी चीजें जो जमीन से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, जिनको हटाया नहीं जा सकता, जिनको मूव नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे मकान हो गया, दुकान हो गया, है ना, और भी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप जमीन से हटा नहीं सकते हैं। हटा नहीं सकते इसकी तो बात ही नहीं करते, क्योंकि टेक्निकल आप बोलोगे सर आजकल तो घर भी चल देते हैं, वो उठाने वाले होते हैं, लेंटर उठाने वाले, जमीन उठाने वाले, वो रेल लगाते हैं नीचे चला देते हैं। तो जब तक वो स्थित है, भूबद्ध है, अटैच टू लैंड है, तब तक वो आपकी चल उसमें तब तक वो आपकी अचल संपत्ति रहेगी, और अगर वो वहां से चल दी तो वो चल संपत्ति हो जाती है। पर मूल बात यह है कि चल संपत्ति की जब भी परिभाषा आएगी कि भूमि और ऐसी चीजें जो अटैच हैं लैंड से, इन चीजों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, संपत्ति होती है, उनको चल संपत्ति कहते हैं। देखो परिभाषा देने का कितना तरीका है, 10 बातें ना लिख करके सीधी 2 बात बता दी कि भूमि और भूमि से संबद्ध जो चीजें हैं, भूमि से अपने कुत्तों को बांध के रखें, कोई इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन हो सकता है आप पे कोई फाइन हो जाए या तमाम चीजें, क्योंकि कुत्ते के एकदम से काटने से तो कोई मरता नहीं है। कुत्ते ने काटा और उसने जाकर के रेबीज वगैरह के वैक्सीन नहीं लिए तो फिर जाकर के रेबीज और हाइड्रोफोबिया जैसी समस्याएं बन सकती हैं। और देखो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुत्ता वफादार है, कुत्ता बिल्कुल वफादार है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्तों को मतलब अपने बस बेड पे छाती पे लगा के सोया जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ये हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, चमगादड़ है, चूहा है, भेड़िया है, लोमड़ी है, गीदड़ है, इत्यादि इत्यादि जो मतलब ये जानवर हैं, इनके मुंह में रेबीज वायरस होता है, और अगर इनकी बाइट हो जाती है या इनकी सलाइवा भी किसी तरह से आपको इफेक्ट कर जाए, कैसे भी करके आपका कोई जख्म है, इनकी सलाइवा लग गई तो आपको रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सब जीवों का पालन पोषण करना चाहिए। बिल्ली है, आ रही है, दूध पिला दो, टुकड़ा डाल दो, ठीक है, वो तो अपना आप चूहे मार के खा लेती, घर में आ रही है परेशान मत करो, आ रही है जा रही है कोई दिक्कत नहीं। कुत्ता है तो कुत्ता है, ठीक है, घर से बाहर बढ़िया ट्रीटमेंट दो, हमारे घर के बाहर बहुत सारे कुत्ते हैं और बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है उनको, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, बाहर रहते हैं। तो इस तरह से मतलब इनका पालन पोषण करना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। घर में रखने से बीमारी होने का चांसेस रहता है। और आप एक चीज हमेशा नोटिस करना, मैं ऐसे जिन घरों में जाता हूं कि जहां पर कुत्ते पलते हैं, वहां पर ना एक अलग ही टाइप की बहुत गंदी स्मेल आती है, चाहे आप कितना भी नहला लो धुला लो उनको, बहुत गंदी लेवल की स्मेल उनके उसमें से आती है। पानी तक पीना दूभर हो जाता है। जैसे ऐसे घरों में जाते हैं तुरंत पता लग जाता है, जो घर में रह रहे होते हैं उनको नहीं पता लगता। तो एक नीति का वचन है कि नदी नाम च नखी नाम श्रृंगी नाम, है ना, राजा और एक और है स्त्री, इनसे सावधान रहना चाहिए। अब स्त्री के नाम से तो एकदम से वो आ जाएगा, बस इसको बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे कि दांत वाले, जिनको बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखनी है, वो चीर फाड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। कुत्ते पालतू होते हैं, पकड़ के खा जाते हैं। वो होता है कौन सा डॉग होता है जिसके कानों को क्रॉप किया जाता है, वो बंद बना लेता है, छोड़ता नहीं है जान से,
तो आपको वो बहुत इशू कर सकता है। जिसके सींग हो, जिसके नाखून हो, नदी में, नदी जो है, पानी जो है, उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत साफ दिखता है कि ये तो तल यही है, तल रहता है 10-10 फुट नीचे, तो एकदम मृत्यु हो सकती है। राजा यानी पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहना चाहिए। और स्त्री, जो स्त्री का मतलब यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों से है, ऐसा स्त्री और पुरुष जो असदाचारी है, जिसके कोई मूल्य नहीं है, उनसे सदा दूर रहना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सेक्शन 22 बात करता है वचन की यानी नंबर की परिभाषा। ये सिंपल है। सेक्शन 223 इसको ध्यान रख लेना, वो सीधे पूछेगा कि शपथ की परिभाषा कहां पर दी गई है। तो यहां पर ये नहीं है आई शपथ, वो वाली शपथ नहीं है, ये ओथ के बारे में है, ओथ। ठीक है, ये ओथ के बारे में बात हो रही है कि ओथ या शपथ की परिभाषा कहां पर है। तो सेक्शन 223 में ये बात आपकी की गई है। इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वॉइस तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी तो समय है। ठीक है, अब लो, अब फाइनली इस सेक्शन को समझेंगे और पूरा करेंगे। सेक्शन 224, यहां पर इसको रट ले भाई, ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा, अगर एग्जामिनर ढंग का होगा ना तो पूछेगा, पूछा जाएगा, रट लो इसको, रट लो। धारा संख्या, धारा संख्या को लाला रट लेना है। 224 रट लेना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको आपको रट लेना है, बहुत अच्छे से। अपराध की परिभाषा, ऑफेंस की परिभाषा। ठीक है, ऑफेंस की परिभाषा। सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि कोई भी ऐसा काम जो गैर कानूनी है वही अपराध होता है। ये सिंपल परिभाषा है इसकी, ये साधारण परिभाषा है कि विधि विरुद्ध कार्य इक्वल टू अपराध, यानी इलीगल कोई भी एक्ट आप कर रहे हो वही आपका ऑफेंस कहलाता है, वही आपका क्राइम कहलाता है, वही आपका अपराध कहलाता है। परंतु कानून कभी भी इस तरह की परिभाषा नहीं देता है। कानून परिभाषा देगा कि इस संहिता के अंतर्गत, यानी इस संहिता मतलब इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत एक चैप्टर 3 आएगा अभी आगे चलकर, जो साधारण अपवाद है। अपवाद मतलब जनरल एक्सेप्शंस। देखो जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि सपोज करो 7 साल का बच्चा है, टीवी में कार्टून में उसने देख लिया कि बंदूक चलाने से ऐसे गोली चलती है ऐसे, तो उसने देख लिया कि कोई मार रहा है किसी को, और उसके घर में उसके पिताजी की रिवॉल्वर रखी है, उसने कहा लोड किया, पापा पापा आए जैसे ही घर पे, पापा आज तो मैं आपको मारूंगा, और बस चला दी गोली, डिशकियों पापा पड़े पीछे, जा खत्म पापा। तो क्या वो बच्चा अपराधी है? नहीं, उस बच्चे को छूट दी जाएगी। इस अध्याय का नाम साधारण अपवाद है, पर इसको छूट कहा जाता है, जनरल एक्सेप्शंस कहा जाता है, यानी कि ये एक्सेप्शन है, ये अपराध में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि आप जंगल में शिकार खेलने गए, आपके पास हथियार है, लाइसेंसी हथियार है, और जिस जानवर का शिकार खेलने गई है उसका शिकार भी प्रतिबंधित नहीं है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। आप शिकार कर रहे हो और आपने गोली चलाई, डिशकियां, और वो गोली उस जानवर को न लगने के बजाय, उस जानवर को न लगने के बजाय उस जानवर के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा था, उसकी खोपड़ी में जाकर लगी, खोपड़ी का तरबूज बन गया, तो क्या वह व्यक्ति जिसने गोली चलाई है अपराधी होगा? वो अपराधी नहीं माना जाएगा। अब आदमी तो मर गया, कहने को तो हत्या हो गई, अपराध हो गया, बट नहीं, ये साधारण अपवाद में आ जाएगा, छूट मिलेगी। क्योंकि अपराध होने के लिए क्या चीज जरूरी है? ह्यूमन का होना जरूरी है, बट मेन चीज ये है कि इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन इज नीडेड। अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और कोई काम हो जाता है, बस आप कोर्ट में प्रूफ करो कि मेरी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, एट रैंडम ये चीज हो गई है, तो आप सीधे सीधे क्या बोल देंगे? आपको कोर्ट माफ करेगा, आपको बेइज्जत बरी करेगा। तो यहां पर एक बात लिखी गई है कि अध्याय 3 यानी साधारण अपवाद, जिसको आम भाषा में छूट कहा जाता है ना, और कुछ अन्य धाराओं को छोड़कर इस संहिता के विरुद्ध किए गए कार्य, इस संहिता में जो जो बात बोली गई है ऐसा नहीं करना है, फिर भी आपने उसके विरुद्ध कार्य किए, उनको अपराध कहा जाता है। मूलतः यह बात कही जा रही है कि इस संविधानों, इस संहिता के, इस एक्ट के प्रोविजंस यानी कि प्रावधानों का उल्लंघन यदि कोई करता है तो माना जाएगा वह व्यक्ति अपवाद करता है, बट छोड़कर किसको? अध्याय 3 के साधारण अपवाद एवं अन्य कुछ धाराओं को छोड़ करके। तो यहां पर आप बोलेंगे विधि विरुद्ध कार्य अपराध है, या बीएनएस के विरुद्ध किए गए कार्य अपवाद हैं, कुछ चीजों को छोड़ करके। हाँ, नहीं, वचन की इस तरह से नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं जाएगा वचन की परिभाषा। अब ये बात मैंने कल आपको बताई दी थी कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, 4 आवश्यक तत्व कह लो, या इनको अंग कह लो,
या इनको अवयव कह लो, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि अपराध के कितने तत्व होते हैं, अंग होते हैं, अवयव होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा 4 है। किसी भी अपराध को गठित होने के लिए ह्यूमन का होना जरूरी है। आपराधिक मनस्थिति या दुराशय यानी कि बैड इंटेंशन, बैड या क्रिमिनल इंटेंशन का होना जरूरी है, ठीक है। इंटेंशन होनी जरूरी है। अगर इंटेंशन नहीं है और कोई काम हो जाता है तो फिर अपराध नहीं। उस इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी का होना जरूरी है, और उस क्रिमिनल एक्टिविटी से किसी ह्यूमन को या पूरी सोसाइटी को किसी भी तरह की क्षति, इंजरी भी 4 टाइप की, बॉडीली, मानसिक है ना, शारीरिक, मानसिक ख्याति या संपत्ति का नुकसान होना जरूरी है। ये 4 चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तब कोई अपराध गठित हो जाता है, कोई ऑफेंस गठित हो जाता है। इज दैट क्लियर? बताइए, समझाइए। आज हम ये रखते हैं। क्लास कैसी लगी बताइए। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, कैसे यार, आवाज तो आ रही है। एसएससी पर पूरी वीडियो बनाई है, हम देख सकते हैं आप यूट्यूब पे जाकर के। वचन का मतलब यहां पर वचन, वचन नहीं पता तुमको? अरे वाह, क्या हिंदी पढ़ते हो भाई, क्या खाक हिंदी पढ़ते हो भाई। वचन, वचन जो होता है अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, है ना, संख्या होती है, संख्या होती है। और वचन क्या है? वचन संज्ञा का ही रूप होता है। वचन क्या होता है? संज्ञा का ही रूप होता है, जिससे किसी की संख्या का पता लगता है ना। देखो, जैसे हमने लिखा लड़का और जैसे हमने लिखा लड़के, तो आप यहां पर देखो, लड़का है जैसे ये संज्ञा ही तो है, तो लड़का है तो एकदम दिमाग में आएगा 1 है, और लड़के जैसे ही नंबर आएगा तो एकदम से आपको याद आएगा कि लड़के लिखा है, तो भाई 1 तो नहीं है, 1 से ज्यादा है, हो सकता है 2 है, हो सकता है 10 हो। ये वचन होता है। और क्या होता है? वचन क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है